आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में और खासकर महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब पर बीजेपी नेताओं की आक्रामक बयानबाजी जारी है। इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेता संगीत सोम ने ताज़ा बयान दिए हैं। लेकिन इन नेताओं के बयान आरएसएस के स्टैंड से बिल्कुल अलग हैं। दरअसल आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने एक दिन पहले अपने बयान में कहा था कि सवाल यह है कि क्या औरंगजेब आज प्रासंगिक है, अगर हाँ तो क्या उनका मकबरा हटाया जाना चाहिए। जवाब है कि वह प्रासंगिक नहीं है। किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की। आरएसएस पदाधिकारी के बयान का अर्थ यही है कि औरंगजेब का मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है। जब वो प्रासंगिक ही नहीं है तो उनकी कब्र हटाने का मुद्दा भी बेकार है। औरंगजेब के नाम पर हिंसा समाज के लिए नुकसानदेह है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में दिए अपने एक बयान में कहा कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना, जिन्होंने भारत की धरोहर पर हमला किया और इसके लोगों को अपमानित किया, देशद्रोह के समान है, जिसे नया भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने उन ऐतिहासिक व्यक्तियों का जश्न मनाने के खिलाफ भी चेतावनी दी, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की जड़ों को मजबूत करना है। नया भारत उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे महान पूर्वजों का अपमान करते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता पर हमला किया, हमारी महिलाओं का अपमान किया और हमारे विश्वास पर चोट पहुंचाई। उन्होंने आगे कहा कि जब पूरी दुनिया भारत की समृद्ध धरोहर को स्वीकार कर रही है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारे महान नेताओं का सम्मान बनाए रखें, न कि उन लोगों की प्रशंसा करें जिन्होंने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरएसएस से अलग लाइन लेते हुए कहा कि जो लोग औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों को सम्मान देते हैं वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। सनातन संस्कृति पर आघात करने वालों का महिमा मंडन करना न केवल देशद्रोह है बल्कि यह हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। नया भारत अब जाग चुका है और ऐसी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैर कानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस धारा में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया। याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है जो धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए लंदन की अपनी आगामी यात्रा को लेकर उनकी छवि खराब करने के प्रयास के लिए भाजपा और वाम दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा से पहले किसी नेता पर हमला करने से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नेता को किसी दूसरे नेता की विदेश यात्रा से पहले उसकी छवि खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करेगा। पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि ईर्ष्या का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है। विपक्ष मेरी आगामी लंदन यात्रा को लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी विदेश यात्रा से पहले मुझे बदनाम करके वे देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट से छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ चली मुठभेड़ में 22 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग अभियानों में 22 नक्सली मारे गए। उन्होंने ये भी लिखा कि मोदी सरकार आत्मसमर्पण न करने वाले नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। गृह मंत्री शाह ने दावा किया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में
डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के एक जवान की भी मौत हुई है। वहीं मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बिहार के नवगछिया के जगतपुर गांव की है, जहां नित्यानंद राय के 2 भांजों में पानी को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय की चचेरी बहन हिना यादव के 2 बेटे विश्वजीत उर्फ पिक्कल यादव और जयजीत यादव के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि इसमें गोलीबारी हुई और घटना में गोली लगने से विश्वजीत यादव की मौत हो गई। वहीं जख्मी जयजीत यादव का इलाज चल रहा है और इस विवाद में बीच बचाव करने आई नित्यानंद राय की चचेरी बहन हिना यादव के हाथ में भी गोली लगने की खबर है। वहीं इस घटना के बाद से ही गाँव में दहशत का माहौल है और गाँव में पुलिस कैंप कर रही है। पंजाब में कई किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है। पूरा देश जानता है कि जब 3 काले कानून लाए गए तो हम किसानों के साथ कैसे खड़े थे। किसानों के मुद्दों पर मुझे निलंबित कर दिया गया। उनका मुद्दा एमएसपी है और केंद्र को एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार है। वे 1 घंटे के भीतर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि हमारे किसान भाइयों को यह तय करना चाहिए कि क्या इस पर महीनों तक सड़कें जाम करना सही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को किसानों की कोई चिंता नहीं है। भाजपा केवल बाहर से अर्थव्यवस्था दिखाती है और बड़े लोगों की समृद्धि के बारे में चिंतित है। पूरा बजट ऐसे लोगों के लिए ही तैयार किया जाता है। किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। किसी भी सरकार को किसानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद विभिन्न किसान संगठनों ने आज गुरुवार को एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रदर्शन सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के बाहर आयोजित किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से उनकी जायज मांगों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई के खिलाफ यह कदम उठाया जा रहा है। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर और अन्य की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूरे पंजाब में चक्का जाम की घोषणा की गई है। नागपुर में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति और वहां के ताज़ा हालात पर कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने जानकारी दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हिंसा के बाद सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, लेकिन कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम इस मामले में पुलिस के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती आकलन के मुताबिक 50 से 60 2 पहिया वाहन, 10 से 15 4 पहिया वाहन, क्रेन और 5 से 10 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक ही कोशिश है कि जिन्हें भी नुकसान हुआ है उनमें से एक भी लोगों को पंचनामा से छोड़ा नहीं जाए। आपको बता दें कि नागपुर के महाल इलाके में सोमवार 17 मार्च की रात को 2 गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र बदर खान सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वहां पोस्ट डॉक्टरेट फेलो थे और अब उन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। खान के वकील के अनुसार उन्हें सोमवार रात वर्जीनिया स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नकाबपोश एजेंट उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे। गिरफ्तारी के कागजात के अनुसार इन एजेंटों ने खुद को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का अधिकारी बताया और खान को सूचित किया कि सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरी के वकील हसन अहमद ने उनकी रिहाई के लिए दायर याचिका में तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी का कारण उनकी पत्नी का फिलिस्तीनी मूल का अमेरिकी नागरिक होना है। वकील का कहना है कि सरकार को संदेह है कि सूरी और उनकी पत्नी अमेरिकी विदेश नीति के तहत इसराइल के प्रति अपनाए गए रुख के विरोधी हैं, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया। इसके अलावा सूरी पर फिलिस्तीनी संगठन हमास का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है और उन पर एक ज्ञात या संदिग्ध आतंकी के साथ करीबी संबंध रखने का भी आरोप है। भारतीय छात्र बदर खान सूरी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉकलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सूरी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्र थे और वहां हमास का प्रचार कर रहे थे। वह सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय थे। उन्होंने आगे लिखा कि सूरी का एक ज्ञात या संदिग्ध आतंकवादी से निकट संबंध है जो हमास का वरिष्ठ सलाहकार है। विदेश मंत्री ने 15 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि सूरी की गतिविधियां और अमेरिका में उनकी मौजूदगी उन्हें INA की धारा 237A 4CI के तहत निर्वासन के लायक बनाती है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। बीसीसीआई की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार बीसीसीआई की तरफ से दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि यह वित्तीय पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग और स्पोर्ट स्टाफ और मेंस सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को सम्मानित करता है। आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.